हरिओम सभी को, सुप्रभात। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या आहार विधि होनी चाहिए प्रेग्नेंट मदर्स के लिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के गाइडलाइंस है, यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है अपना। तो जहाँ पे मैं 2-3 एस्पेक्ट रखना चाह रही हूँ। जैसे माताओं की स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि माताओं से जन्म होती है हमारी फ्यूचर प्रोजेनी। तो इसीलिए माता अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके ताकि आने वाला जो बच्चा है वो और बेहतर स्वास्थ्य के साथ जन्म ले सके, आजीवन उसको आयुष का वरदान मिले। तो इसीलिए 3 परिचर्या हमारी ग्रंथों में मोस्टली बताई गई है। पहला रजस वाला परिचर्या, जो कि है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल रिजीम, मेंस्ट्रुअल केयर। क्या क्या आपको करना चाहिए जब भी आप अपने उन दिनों में होते हैं, मासिक धर्म में होते हैं, तो आपको क्या फॉलो करना है और क्या नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमने देखा था। फिर आता है गर्भिणी परिचर्या, एंटीनेटल केयर, मतलब जब माए गर्भावस्था में होती है, जब गर्भ धारण कर चुकी होती है, तब क्या क्या करना चाहिए। और फिर आता है सूतिका परिचर्या, मतलब पोस्टपार्टम पीरियड, पोस्टनेटल केयर, जिसमें डिलीवरी होने के बाद उन माओं का कैसे ध्यान रखा जाए ताकि अच्छे से जो नवजात शिशु हो उसको पोषण मिल सके मातृ दुग्ध के तहत। और साथ ही साथ माँ के जो शरीर में जो क्षति पहुंची है ड्यूरिंग द डिलीवरी, बहुत ही टफ प्रोसेस होता है, तो उससे माँ जल्दी कैसे स्वस्थ होकर अपने शरीर के पुनर् जो उनका आकार है, रूप है, उनके जो बल है, उस तक जल्दी से पहुंच सके। तो ये 3 मुख्य विभाग होती है। तो आज जो मैंने लिया है डाइटरी रिकमेंडेशंस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ये मैंने गर्भिणी परिचर्या से लिया है। ठीक है, एंटीनेटल केयर मतलब गर्भ अवस्था में। रजस वाला हमने देख लिया था और सूतिका परिचर्या अभी किया नहीं है, बाद में करेंगे कभी। ठीक है, तो ये 3 स्तर आपको पता चल गया। तो मोस्टली आपको ये सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हम जो प्रेगनेंसी है वो जनरली 9 मंथ्स की ड्यूरेशन की होती है कि कोई कोई महिला में 10 महीना भी होते हैं। जनरली 40 वीक माना जाता है फुल टर्म प्रेगनेंसी। ठीक है, तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी अगर 37 टू 39 या 40 तक 40 वीक्स तक चला जाता है तो सही है। अगर 37 वीक्स के पहले होता है तो थोड़ा प्रीटर्म, और उससे भी पहले मतलब मान लीजिए कि 7वें महीना 8वें महीना पे अगर किसी बच्चे का डिलीवरी होता है तो वो प्रीटर्म बर्थ माना जाता है। प्रीटर्म मतलब समय से पहले आ गया है। आज हम जो देखेंगे गर्भिणी परिचर्या क्यों फॉलो करनी चाहिए और गर्भिणी परिचर्या के तहत आहार विधि में क्या बताया गया है हमारे आचार्यों के तहत। तो जो आहार लेना चाहिए प्रेग्नेंट मदर्स को, वो ऐसा नरिशिंग होना चाहिए, पोषण होना चाहिए जो कि भ्रूण को बढ़ने में मदद करे, ग्रोथ ऑफ द फीटस, मदर के बॉडी को नरिशमेंट देना चाहिए और स्तनों को भी नरिशमेंट देना चाहिए, ताकि आगे जाके जब वो सूतिका बनेंगी, मतलब आफ्टर डिलीवरी, उनमें जो प्रॉपर लैक्टेशन मतलब स्तन दूध जो प्रोडक्शन है वो सही से बनी रहे। बहुत सारी माताओं में देखा जाता है कि डिलीवरी के बाद अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता। तो इसके पीछे अगर आप रूट कॉज में जाएंगे, जब वो गर्भवती थी उन दिनों में कुछ आहार विहार में ऐसी कोई समस्या आई होगी जिस कारण बाद में उनका लैक्टेशन अच्छे से नहीं होता। तो लैक्टेशन बाद में भी जब बच्चा आ जाए अच्छे से होने के लिए, बच्चा 6 महीने तक मातृ दुग्ध से वंचित ना रहे, इसलिए गर्भिणी अवस्था में उनका ध्यान रखना, माओं का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो जनरल डाइटरी रिकमेंडेशंस तो आप सबको पता है कि क्या करना है। रात्रि जागरण नहीं करना है, अच्छे से डाइट लेना है, टेंशन स्ट्रेस नहीं करना है, अच्छे से प्रॉपर पानी का इंटेक होना चाहिए, वाटर इंटेक होना चाहिए, हमेशा मन प्रसन्न रहे। इसीलिए बिहार में आपको संस्कृत श्लोक चैंटिंग, आपको मंत्र पाठ, आपको पूजा, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड, आपको नेचर के साथ कनेक्टेड रहना है। तो वो सब तो है। उसके सिवा स्पेसिफिक कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। आहार कैसा होना चाहिए? आहार होना चाहिए हृदय द्रवम मधुर स्निग्धम प्रयम, मतलब आपके मन को जो भाए, जैसे हठयोग प्रदीपिका में बताया गया है, शिव संप्रीते, अपने अंदर के शिव को जैसे हम तुष्ट करके उनको भाए, ऐसे मधुर स्निग्ध आहार लेने की। तो वैसे ही योगी जन के आहार के जैसा ही थोड़ा यहाँ पे बताया गया है। मधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, मतलब स्निग्ध ऑयलीनेस वो होना चाहिए, स्वीट टेस्ट होना चाहिए, द्रव्य लिक्विड प्रोडक्ट्स भी होना चाहिए, और आपके मन को भाए, है ना, मन प्रसन्नम, वो बहुत जरूरी है। तो लिक्विड टू सेमी सॉलिड टू स्वीट, बहुत ज्यादा भारी भोजन अगर आप देते हैं उन माताओं को तो पचाने में दिक्कत होती है। तो आपको लिक्विड, सेमी सॉलिड, इन टाइप के जो फूड्स है, जैसे कि खिचड़ी हो गया, दलिया की खिचड़ी, रागी की खिचड़ी,
फिर आप चावल की खिचड़ी, फिर पेया, मंड, बिलेपी, ये सब आप बिल्कुल दे सकते हैं। फिर क्या बताया, जैसे स्निग्ध मधुर द्रव्य में और क्या आएगा, शीर, शीर माने मिल्क, आप शीर खीर खीर बना के दे सकते हैं। और दूध से गौ दुग्ध बेस्ट माना गया है, गौ दुग्ध के सिवा बाकी दुग्ध का प्रयोग नहीं बताया गया है। काऊ मिल्क, जो प्योर देसी गाय के काऊ मिल्क है, वो काऊ मिल्क आप दे सकते हैं हल्दी डाल के, या फिर उनका खीर बना के आप दे सकते हो। तो और क्या बताया गया है, माताओं में कभी कभी भारीनेस, हैवीनेस इन द एब्डोमेन फील होता है, गैस ब्लोटिंग की समस्या होती है उन दिनों, तो अग्नि दीपनम मतलब दीपन पाचन ड्रग्स यूज किए सकते हैं। ड्रग्स इन द सेंस हर्ब्स, है ना, कि हमारे किचन में ही रखे हुए जो द्रव्य है, जो इंडियन स्पाइसेस है, उसमें ही बहुत सारे हैं जो आपके शरीर के जो अग्नि अगर कम पड़ गई है उसमें दीपन पाचन में हेल्प करे, अच्छे से जो खाया पिया वो अच्छे से पचे, डाइजेस्टिफायर को बिल्ड करे। तो उसमें क्या, पहला जीरा, जीरा के नाम से जाना जाता है, क्यूमिन सीड्स आपके सबके घर में होगा, शुंठी, ड्राई जिंजर, और फिर आप अजवाइन भी ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, आप कम मात्रा में अजवाइन भी ले सकते हैं। तो ये सब दीपन्नम शस्त्रितम, ये सब दीपन पाचन के ड्रग्स है। तो आप खाने में जीरा का सेवन, आप शुंठी का सेवन, अजवाइन का सेवन कर सकते, ताकि आपका पाचन अच्छा रहे। फिर ये तो रूटीन डाइट हो, हम अलग से क्या फल वर्ग भी बताए गए हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज बताई गई है आयुष मंत्रालय की तरफ से कि प्रेग्नेंट वुमेन को मिल्क कितना इंक्लूड करना चाहिए डेली डाइट पे, मिनिमम 1 ग्लास 200 ml जरूर लेना चाहिए, या फिर ऐसी कोई घृत लेनी चाहिए जो कि मेडिकेटेड हो, अगर कोई मिल्क ना पान कर सकता हो। ऐसे बहुत जन है कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, है ना, जिनको आईबीएस आईबीडी की समस्या होती है, उनमें देखा जाता है कि उनके गट में इंटेस्टाइन, समझ रहे हैं ना आप, गट मतलब सिर्फ इंटेस्टाइन मत समझिए, गट अगर नाम आता है तो माउथ टू एनस, ठीक है, हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनल इज कॉल्ड एज गट। तो आपके इंटेस्टाइन में ऐसे कोई बैक्टीरिया होती है लैक्टोबैसिलस, और उनके जो स्पीसीज है की मात्रा कम हो जाती है, तो तब जब आप दूध पीते हैं तो दूध आपको पचता नहीं है। तो अगर वैसा ना हो तो आप घी का सेवन ले सकते हैं, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। तो दूध मिनिमम 200 ml माताओं को लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आयुष मंत्रालय ने मंथ वाइज, प्रेगनेंसी के मंथ वाइज, पहला महीना से शुरू करके 9वां महीना, ठीक है, आप सबको पता है प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर में भाग किया जाता है। इट इज कैटेगराइज्ड इन 3 ट्राइमेस्टर्स, पहला ट्राइमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ, सेकंड ट्राइमेस्टर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स मंथ, और लास्ट 3 मंथ्स थर्ड ट्राइमेस्टर। मुख्यतः सारे ट्राइमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर बेसिकली जो लास्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में फीटल का ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है। ऐसा मत समझिए कि फर्स्ट मंथ में या सेकेंड थर्ड मंथ में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं होती है, ऐसा नहीं है, उस समय भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, बल्कि उस समय माताएं, और सिंस नई नई प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी लास्ट करेगी कि नहीं, माताओं का बल बहुत कम रहता है, वो बहुत ज्यादा वीकनेस, बहुत ज्यादा टायर्डनेस, बहुत ज्यादा मूड स्विंग से गुजरते हैं, क्योंकि तुरंत उनके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तब भी हमें उनके डाइट का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत महिला ऐसा देखा जाता है कि पहला दूसरा महीना चला जाता है, उनको पता ही नहीं चलता कि वो गर्भवती है। तो इसलिए हमेशा अपने शरीर के जो भी साइंस एंड सिम्टम्स उनको फॉलो करिए, और ताकि भ्रूण जो भी आपके अंदर आया है एम्ब्रायो, उसकी पूरी पुष्टि के लिए वो अच्छा एक बच्चा, स्वस्थ बच्चा हो, इसलिए आपको पहले मंथ से अपने डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले मंथ में बताया गया है अनुष्पोस्कृत शीरा, मतलब ना उष्ण न शीत, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में जो मिल्क होगा वही पान करने के लिए बोला गया है। अनुष्ण मतलब ना गर्म ना ठंडा, ना उष्ण मतलब ना गर्म ना ठंडा मतलब अनुष्ण, ठीक है। तो बॉयल करके, तो मिल्क कैसे लेना है फिर ऐसा, तो आपको बॉयल कर लेना है और उसको कूल कर लेना है, जितना भी देर लगे, 15 मिनट 20 मिनट उसको रख देना है खुला ओपन वेसल में, ताकि वो रूम टेम्परेचर में हो जाए। फिर आप टच करके देखिए पीने लायक है, तो फिर आप माताओं को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना, पहली मंथ में भी 200 ml लेना है। अब जैसा मैंने बताया, जो माताएं लैक्टोज इंटॉलरेंट है, दूध नहीं सेवन कर सकते, तो वो घृत का इस्तेमाल करें अगर डॉक्टर एडवाइस करे, या फिर वो क्या ले सकते, लाजा या मुग्ध सूप, ठीक है। लाजा मतलब पाच्ड राइस, उसको बंगाली में खोई बोलते हैं। मूंग मतलब ग्रीन मूंग, ठीक है, जो आप लेते हो, मूंग बीन्स, तो उसको आप बॉयल करके, लाजा में भी कैसा बनाते हैं, आपको उसको बॉयल कर लेना है पानी देके, जितना आपने सामान लिया उससे 4 गुना पानी देना है, बॉयल करके एकदम पतला सा सूप जैसा होगा, उसको 200 ml पर डे 2 से 3 बार लेना है।
इनमें अच्छे क्वांटिटी में प्रोटीन और माइक्रो एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, तो माताओं के लिए जरूरी है। दूसरे मंथ में जैसा बताया गया है कि जो दूध है उसको हर्ब्स के साथ लेना है, मेडिकेटेड दूध बोल सकते हैं। शतावरी और बाला, इन दोनों हर्ब्स का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। पर मैं बता दूं, ये सब आप आयुर्वेदिक डॉक्टर या जो भी आपके आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजिस्ट होंगे उनके निरीक्षण में प्लीज लीजिएगा, खुद से डोजेस मत इंक्लूड करिएगा। तो आप वैसा ले सकते। इससे क्या होगा, माता को बल पुष्टि मिलेगा, अनिद्रा भागेगी, जो तंद्रा और फिर उनको वीकनेस लगता है वो जाएगा, और जो उनके यूटेरस में पल रहा हुआ बच्चा उसको भी पुष्टि मिलेगी। तो थर्ड मंथ में दूध को लेना है शहद के साथ और घृत के साथ। पर हमेशा याद रखिए, कभी भी शहद और घृत इक्वल क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए, वो पॉइजन हो जाता है। आपने पढ़ा है विरुद्धाहार में मेरे साथ, तो आप कितना लेंगे, 200 ml दूध में 5 ml हनी और 10 ml घी। ठीक है, घी प्योर देसी गाय का घी होना चाहिए, कोई और नहीं चलेगा, और शहद भी एकदम प्योर ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो ये आप दिन में एक बार ले सकते हैं, अच्छा लगे तो 2 बार भी ले सकते हैं। अगर आपका पाचन शक्ति अच्छा हो तो 2 बार भी लिया जा सकता है। चौथे महीने से क्षीर नवनीत, मतलब क्षीर तो दूध आप जानते हैं, नवनीत मतलब बटर। तो 200 ml दूध को 10 ग्राम, फिर से बता रही हूँ, 200 ml दूध को 10 ग्राम मक्खन के साथ, होममेड मक्खन के साथ लेना है। ठीक है, अगर किसी के पास नवनीत नहीं है तो 10 ml घी के साथ भी ले सकते हैं। 5वें महीने में क्षीर शर्पी मिल्क लेना है 10 ml घी के साथ दिन में 2 दिन, क्योंकि अभी और फीटस जल्दी जल्दी बढ़ रहा है तो और पुष्टि की जरूरत है। 6ठे महीने में मेडिकेटेड घी लेना है, इसको बोलते हैं फलघृत। बहुत टाइप के फल आते हैं, उससे सिद्ध किया हुआ घी ले सकते हैं। फिर 7वें महीने में भी सिद्ध घी, जैसे कि मेडिकेटेड घी, अभी इसमें क्षीर की और प्रयोग नहीं बताई गई है। 6ठे 7वें महीने में आचार्यों ने यहाँ पे क्षीर मतलब दूध की प्रयोग नहीं बताई गई है, घी का प्रयोग, मेडिकेटेड घी का प्रयोग बताया गया है, फलघृत का। फिर से 8वें महीने में आप दलिया ले सकते हैं, दलिया का खीर और चावल का खीर है ना, वो ले सकते। षष्टिक शाली, जो कि 1 साल पुराना चावल है, नव अन्य माताओं को नहीं देना है, उससे वात बढ़ जाएगा। वात बढ़ जाएगा तो अपान वायु में विकृति आ जाएगी। ठीक है, तो नव चावल नहीं देना है, नया धान जो है वो नहीं देना है माताओं को, पुराना देना है। दलिया या व्हीट का, गेहूं का दलिया, बाजरे का, जौ का दलिया आप दे सकते हैं, बाली युवु बोलते हैं, युव। तो और षष्टिकशाली, उसको आप दूध से बना के दे सकते हैं। फिर आता है यवागु, राइस ग्रुएल, मतलब आप बहुत सारा पानी देके मार जैसा, जो कि आप चावल बनाए जैसे ओपन पतीली में बनाते हैं, तो ऊपर में जब हम निकाल देते हैं, मार पसार देते हैं, तो वो मार जो है वो आप दे सकते हैं शुंठी डाल के, वो भी बहुत अच्छा होता है। फिर उसमें घी भी, आप राइस का जो मार है उसको घी और दूध के साथ दे सकते हैं। और दूध उस समय कितना लेंगे, 100 ml लेंगे एक बार। ठीक है, और 9वें महीने में, क्योंकि आप बाकी चीजों में भी दूध का प्रयोग किए हैं, अब 9वें महीने में क्या है, 9वें महीने में आप कुक्ड राइस ले सकते घी के साथ, आप चावल या गेहूं ले सकते घी के साथ। आप इसमें मांस के प्रयोग के बारे में बताया गया है। मीट सूप, जैसे कि चिकन हो गया, पिजियन हो गया, ऐसे मीट सूप, मटन सूप, घी थोड़ा सा डाल के वो लेने के लिए बोला गया है, क्योंकि उससे बोन डेंसिटी वगैरह अच्छे से, मसल मास बढ़ता है, तो फीटस के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो ये हम देख लेते जल्दी से कि क्या क्या अवॉइड करें। अवॉइडिंग में फास्टिंग, उनको उपवास नहीं करवाना, ओवर ईटिंग नहीं करवाना, बहुत ज्यादा नहीं खाए, जब उनको भूख लगे जितना उनको मन हो माताएं उतना ही खाए, जबरदस्ती नहीं करना है। फ्रीक्वेंट एंड एक्सेसिव ईटिंग, मतलब ऐसा नहीं कि अभी एक खाया फिर आप विरुद्धाहार की जो प्रणाली है वो फॉलो नहीं कर रहे। आपने अभी दूध जैसे आपका एक मेन डाइट में आता है, उसके साथ आप फल आदि खा ले रहे 5 मिनट बाद। बहुत देखा जाता है कि बहुत जन के घर में, अरे अभी ये भी खाओ, वो भी खाओ, ये भी खाओ। खाइए, आराम आराम से खाइए, आहार की सारी विधि फॉलो करके खाइए। ठीक है, फिर एक्सेस इंटेक ऑफ ड्राई फूड, जैसे बिस्कुट, चिप्स, फिर तला भुना चीजें जिसमें भी कोई भी रुष्कता है, जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन या स्निग्धता नहीं है, वो सब नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं, आपको पता है कि वात बढ़ जाएगा। वात बढ़ना उस समय अच्छा नहीं होता, दर्द आने लगेंगे, और अगर लास्ट समय पे ज्यादा वात बढ़ जाता है, नेचुरल तो बढ़ेगा। देखिए, आपान वायु एक्टिव हो जाएगा जैसे ही आप 8वें 9वें महीने में पहुंच जाएंगे। आपान वायु, ताकि डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाए थ्रूअर्ड्स वैजाइनल डिलीवरी के लिए, वो एक्टिव होता है। पर अगर आप अत्यधिक बढ़ा देंगे तो फिर आपको क्या हो जाएगा, फॉल्स लेबर कंट्रैक्शन, आपकी यूटेरस में आपको फील होगा कि अभी टाइम हो गया, तो प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वात अत्यधिक बढ़ जाता है, जो कि नहीं सही रहेगा। तो और हेवी टू डाइजेस्ट गुरु फूड अगर देते हैं तो पाचन में दिक्कत है, तो उनको गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन इत्यादि की समस्या
हो जाएगी। फिर फर्मेंटेड फूड्स जैसे रखा हुआ फूड, कांची, किंजी, ये सब इत्यादि, सॉर्डो, सावर क्राफ्ट, ये सब बहुत सारे हैं। फिर दही का सेवन नहीं बताया गया है, ठीक है। मॉडर्न मेडिसिन क्या बताता है वो उस पर मैं नहीं जाती हूँ। यहाँ पे फर्मेंटेड फूड्स की सेवन नहीं बताया गया है। दूध लेने के लिए अच्छे से बताया गया है, उससे ही वो कैल्शियम, विटामिन B12 जो भी है वो मिल जाएगा। और नॉनवेज लेने का भी बताया गया है, सूप वगैरह लेने के लिए। ऐसा नहीं कि तंदूरी चिकन खा रहे, आपको सूप, मछली का सूप, जंगल मांस, बेसिकली क्या बताया गया है नॉनवेज में, आप आयुर्वेद में प्रेग्नेंट मदर्स के लिए जंगल मांसा, जंगल मांसा मतलब जो भी एनिमल्स है जो लैंड में रहते हैं, ठीक है, मार्शी प्लेस में नहीं रहते, एक्वाटिक एनिमल्स नहीं बताया गया है, जो लैंड में रहते हैं उनके मांस का सूप आप ले सकते हो। और हॉट एंड स्पाइसी फूड ये भी वर्जित बताया गया है। और एक्सेस इंटेक तो वो बिल्कुल भी सडरशा फॉलो करना है, ऐसा है। और कोई भी बासी खाना, पुराना खाना, अनकुक लीफी वेजिटेबल्स मतलब कच्चा खाना, कच्चे पत्तेदार सब्जियां, वो नहीं। जो भी है आप कुक करके साग खाइए, कुक करके खाइए, स्टीम करके, बॉईल करके खाइए। अनकुक्ड खाना नहीं। फूड विद प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, सारे पैकेज फूड इसमें आ जाएंगे, ठीक है। फूड विद प्रिजर्वेटिव्स में सारे पैकेज फूड। और सबसे बढ़िया जो वर्जित बताया गया है वो है अल्कोहल, स्मोकिंग, नार्कोटिक्स, कोई भी तरीके के ऐसे नशीले द्रव्य आप सब जानते हो वो नहीं करना है। तो योगासना जो करने चाहिए ड्यूरिंग प्रीनेटल, पोस्टनेटल, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, जप, मंत्र चैंटिंग, ये सब करें। और मैटरनल जो स्ट्रेस है ये रिड्यूस करने के लिए जो भी जैसे कि गार्डन में जाना, गाना सुनना, बच्चे से बेबी कनेक्शन, बच्चे से बात करना, गर्भ में जो बच्चा है उससे बात करना, ये सब फैसिलिटेट करता है कि आगे आने वाले जो भी बीमारी उससे बच सकती है बच्चा, और साथ में जो ग्रोथ है फिटनेस का वो अच्छा रहेगा। सीरियल्स में चलते हैं, ठीक है। सीरियल्स में क्या, सीरियल्स को बोलते हैं अन्य वर्ग, ठीक है। अन्य वर्ग मतलब क्लास, क्लास मतलब क्लासिफिकेशंस, ठीक है। तो अन्य वर्ग में क्या है, गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, रागी है, मिलेट्स जो है, पर कम मात्रा में, हाँ डेली नहीं ले सकते। मक्का कम लेना है, बहुत डेली, बिल्कुल ये डेली का नहीं है, ठीक है। डेली गेहूं चावल में से करिए, ये कभी कभी। फिर कोडो मिलेट, सानिया, ठीक है, सानिया मिलेट। पल्सेस में क्या है, जो कि दालों में क्या है, मूंग ले सकते हैं, काला चना ले सकते हैं, मूथबिन, आई डोंट नो, मसूर ले सकते हैं, अरहर ले सकते हैं, राजमा कभी कभी, उड़द दाल कभी कभी, छोले कभी कभी, हरी मटर, सफेद मटर ले सकते हैं। ये सब कभी कभी, नीचे वाले ना ये सब कभी कभी। मूंग डेली लेने के बाद में बोला गया है, बाकी सब कभी कभी चेंज कर करके लेना है। शाक वर्ग में क्या आया है, लौकी, कद्दू, करेला, चिचिंडा, स्नेक गॉड, देखिएगा सॉफ्ट होता है, ऐसा ग्रीन कलर का, काट के लेते। टिंडा, तोरी, भिंडी, परवल, फिर लाल कद्दू, कद्दू तो जनरली लाल और हरा दोनों मिलता है, जो पक जाता है वो लाल बन जाता है, उसमें बहुत ज्यादा बीटा कैरोटीन होते हैं, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर सहजन जिसको शिग्रू बोलते हैं आयुर्वेद में, वो ले सकते हैं। ड्रमस्टिक बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, हमेशा प्रेग्नेंट मदर्स को एडवाइस कीजिए, एनीमिया की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके, ठीक है। और टमाटर, बैंगन वगैरह नहीं लेना है, ठीक है। बैंगन, आलू वो सब ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है, मुझे पता है बहुत लोगों को पसंद है, पर थोड़ा कम ही लीजिए। फिर मूल कंद में क्या है, आलू वगैरह कम लेना है। शकरकंद अच्छा होगा अगर डायबिटीज नहीं है तो, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, गाजर ले सकते हैं, मूली, प्याज, लहसुन, अदरक, फिर यम कभी कभी है ना, हफ्ते में एक दिन सिर्फ। और चुकंदर, बीटरूट, ठीक है। बीटरूट भी डेली नहीं, हफ्ते में 2-3 दिन, ठीक है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्या, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जैसा आपने सुना है अनकुक नहीं लेना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपको हमेशा बॉईल करके लेना है, कच्चा नहीं लेना है, ठीक है। पालक, मेथी, बथुआ, चोलाई, आप जानते हैं सारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पंच शाक जो आप पढ़ते हैं, पुनर्नवा, जीवंती, बथुआ, ये भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। फिर सहजन की पत्ती, सहजन की फली, आप जो भी अरबी के पत्ते कभी कभी। फिर शुष्निया शाक, ठीक है, शुष्नी शाक होता है, आप पहचानते कि नहीं पता नहीं, मेरे बंगाल में तो बहुत मिलता है, पानी में होता है ना शुष्नी शाक, बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है। जिनको भी नींद नहीं आती, नींद की समस्या, अनिद्रा, टेंशन, शुष्नी शाक का सेवन करे कभी कभी, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और फिर लूनी शाक, इसको क्या बोलते हैं पता है, पर्सलेन, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, आप सबने देखा होगा, ये इस सीजन में आता है, समर एंड मॉनसून में। ऐसे ऑरेंज, येलो, रेड, पिंक कलर का ऐसे छोटा सा प्लांट होता है, कभी भी लगा दो, आपने देखा होगा, पर बस हो सकता है कि आप पहचान नहीं पा रहे, ठीक है ना। और अम्बादी, ठीक है, सोडल लीव्स, अम्बादी भी बहुत एक्सीलेंट है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। और फिर होता है मिल्क प्रोडक्ट्स, आपको पता है दूध वर्ग, दूध तो लेना ही है, हमने सारा देख लिया, पर प्रेफर्ड है काऊ मिल्क और गोट मिल्क। बफेलो में इसलिए मना करती हूँ, पहले लिखा गया था ग्रंथों में, पर अभी क्या हो रहा है ना, माताएं बहुत ज्यादा ऐसे ही प्रेगनेंसी में ओवरवेट हो जाती है,
है ना, वेट गेन होता है। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्रोनिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो जो भैंस का दूध है वो गुरु है, पाचन में भारी है और वो बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल से घिरा हुआ है, तो इसीलिए ये जनरली अवॉइड करने से बेहतर रहता है। घी, मक्खन, बटर, पनीर वो आप जानते हो कैसे लेना है, दूध के साथ अलग से आपको दही, ईस के साथ दही थोड़ा बहुत लेना है, डेली नहीं लेना है। फर्मेंटेड फूड ज्यादा अलाउड नहीं है। श्रीखंड स्वीट डिश होते हैं जो बनाते हैं उसके साथ कभी कभी लीजिए। ये दोनों चीज, कभी छाछ ले सकते हैं ना, तकरा ले सकते हैं। दही और श्रीखंड डेली प्रयोग में नहीं बताया गया है। सीजन आपको पता है, प्रेगनेंसी 9 मंथ की है, जिस जिस सीजन में बताया गया है सिर्फ उस सीजन में लेना है, ठीक है। समर में नहीं लेना है आपको, बसंत में नहीं लेना है, शरद में नहीं लेना। फिर आते हैं फ्लैश फूड्स, है ना, नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप नहीं लेते हो नॉनवेज, आपको लेना है। तो आप अगर आप लेते हो तो ये आपको बस पुष्टि देगा। तो कौन सा ले सकते हैं, मांस ले सकते हैं मुर्गी का, फिर आप फिश, फिर अंडा, और बाकी पीजीएन का भी बताया, केकड़ा लेते कोई कोई। तो इससे क्या होता है, प्रोटीन और विटामिन B12 और बहुत ज्यादा कभी कभी आयरन, जो हीम आयरन है जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स से, वो मिल जाता है ना माओ को, तो जो कि बच्चे के लिए नरिशमेंट के लिए जरूरी होता है। तो ये ठीक रहता है, फिर लेने से ठीक रहता है। तो आपको उतना सप्लीमेंट्स जो होता है ना, कितने सारी कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली, वो सब डाइट से अगर आप पूरा कर लेते हो तो उसकी जरूरत कम पड़ती है। बाकी डॉक्टर डिसाइड करते हैं। फिर आते हैं फ्रूट्स, फलवर्ग। फलवर्ग में हम ऐसे एक बार में सीजन वाइज देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। केला, बनाना, खजूर, अंगूर, अनार, अंजीर, कटहल, ये सारे ले सकते हैं। तो ये ना बता के, फल में कोई ऐसा परहेज नहीं है, ना बता के सीजन वाइज देख लेते हैं। तो सीजन क्या है, आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो, कोई भी पैथी हो, हमेशा सीजनल, ईट फ्रेश, लोकल, सीजनल, हर कोई यही बताता है। मॉडर्न मेडिसिन के पास भी जाइए, आपके डॉक्टर भी यही बताए, जो आपके आसपास मिल रहा है आप वही लीजिए। मतलब क्या, जाति, देश, काल, जो भी आपके जगह पे, आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, वहां पे जो सीजन वाइज उगता है वो आपके लिए बेस्ट रहता है, आपके शरीर के लिए। तो जनवरी में यहाँ पे बताया गया है, इन जनरल बताया गया है, इंडिया के इन जनरल में। ऐसा बिल्कुल हो सकता है उस समय आपके इधर वो फल ना मिले, वो सब्जी ना मिले, मत घबराइए, जो अवेलेबल है वो ले लीजिए, ठीक है। जनवरी में क्या है, सेब, एप्पल ले सकते हैं, मौसम्बी ले सकते हैं, बनाना, केला, अनार ले सकते हैं आप, अंगूर, अमरूद और बेरीज। बेरीज आते हैं, बेरीज बहुत एक्सीलेंट रहते हैं, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, ब्लूबेरी, जो भी इंडिया में पाए जाते हैं वो सब लीजिए। फिर चीकू ले सकते हैं और पाइनएप्पल। पाइनएप्पल की जो मात्रा है वो आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं या बहुत ही कम लीजिए। कोई कोई में बताया जाता है जैसे पाइनएप्पल के वजह से उनको गर्भ में मिसकैरेज हुआ है। इसका कोई साइंटिफिक बेसिस अभी मैं बता नहीं सकती, पर ऐसा सुनने में आता है, ठीक है। मतलब कोई कोई डॉक्टर्स अवॉइड करने को बोलते हैं। अनारस जो पाइनएप्पल है, आप चाहे तो अवॉइड करिए, बाकी फल है। पर ऐसे आप एक पीस लेते हैं तो आपका गर्भ में बाधा आ जाती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर फरवरी में आते हैं केला, चीकू, सेब, अमरूद, ये सब ले सकते हैं, अनार, बेरीज। मार्च में अंगूर वगैरह, जो कि हल्का साइट्रिक फ्रूट जो होता है, क्योंकि बसंत ऋतु है, कफ का समय है, तो थोड़ा सा साइट्रिक फ्रूट से वो थोड़ा सा कम होगा, आपको विटामिन सी मिलेगी। और ये याद रखिएगा, हमारी जो इम्यूनिटी है ना, उसके लिए विटामिन सी की बहुत रिक्वायरमेंट है। विटामिन डी एंड विटामिन सी, ये दोनों जिन व्यक्तियों में बेस्ट रहता है उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। तो विटामिन सी जैसे आप मौसम्बीर, ये सब वगैरह, ऑरेंज, ये सब ले सकते हैं, जो भी आता है। सेब भी रहता है, एप्पल में रहता है। आप और एक जो नहीं लिखा हुआ है उसका नाम है आंवला, वो ले सकते हैं। केला, अनार हमेशा लीजिए, अनार बहुत अच्छा रहता है। फिर अप्रैल में आते हैं अंगूर, आम, अभी कच्चे आम है, कच्चे आम मत लीजिए, आप सिर्फ पके आम लेंगे, ठीक है, आम अभी नहीं। फिर पपीता, अगर आप सेवन करना चाहते हैं तो, वरना पपीता और पाइनएप्पल, इन दोनों को, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है। ऐसे खाने से नहीं है कि मिसकैरेज हो ही जाएगा, पर फिर भी बेस्ट साइड में रहने के लिए आप पपीता और पाइनएप्पल अवॉइड कर सकते हैं, बाकी सब खा सकते हैं। संतरा, तरबूज, मस्क मेलन, वाटरमेलन, ये सब आते रहते हैं। वाटर रिच फूड आप अच्छे मात्रा में लीजिए, आपका पानी का रिक्वायरमेंट भी पूरा होगा। और डायबिटीज नहीं है तो आप शुगर केन भी ले सकते हैं, है ना, गन्ने का जूस। जामुन, लीची, ये सब आते रहते हैं मई में, आप बिल्कुल लीजिए, अच्छे से खाइए। जामुन, लीची, बनाना, लीची भी अल्प मात्रा में, वरना म्यूकस होगा। पपीता आपके अनुसार आपको लेना है तो लीजिए, वरना छोड़ सकते हैं। तरबूज, मस्कमेलन, आम लेना अभी शुरू कर सकते हैं, जो पके हुए मीठे आम हो, कच्चे आम नहीं खाना है। कच्चे आम से बॉडी में बाकी दोष बढ़ जाते हैं, तो कच्चे आम मन करता है उस समय पे ज्यादा नहीं खाना, मीठे आम खाइए। फिर पीच आते हैं, प्लम आते हैं, वो सब आते रहते हैं, वो लीजिए। जामुन, तरबूज, सेब, शरीफा आती है जुलाई में। चेरीज आते हैं लाल लाल, आप पीच, प्लम, बेर, नाशपाती, वो सब आते हैं। अगस्त में भी शरीफा आते हैं, अनार आते हैं। फिर पपीता है, आपकी इच्छा अनुसार ये सब ले सकते। तो मौसम्बी, नाशपाती,
सितंबर अक्टूबर में फिर वही पपीता हमेशा आता रहता है ना, आजकल तो पूरे साल मिलता है, तो कितना लेना है एकदम अल्प आपके अनुसार। ये पपीता और पाइनएप्पल पे आप ध्यान रखिए, बाकी सब आप इजीली ले सकते हैं। मुसाम्बिर खाइए, बेस्ट फ्रूटों में अनार, मुसाम्बिर, एप्पल, पीच, प्लम, बेरीज बहुत अच्छे रहते हैं माताओं के लिए। और गर्मियों की सीजन में वाटरमेलन, मस्कमेलन, सनमेलन, मेलन की सारी फैमिली। डाइटरी डोंट्स में हमने देख ही लिया है, फास्टिंग नहीं करनी, ज्यादातर खाली पेट नहीं रहना है, ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप हो जाएगा तो बच्चे को पोषण नहीं मिलेगा। रात्रि जागरण एकदम वर्जित, जल्दी सोना है, आराम से सोना है। और सबसे बढ़िया कि आप खाने के 3 घंटा बाद ही खाइए, ऐसा नहीं कि हर 15 मिनट में कुछ कुछ खा रहे हैं, ठीक है। 2 से 3 घंटा गैप रखिए हर मील के बीच में। डेजर्ट्स खाना खाने के बाद आपको, हम खाते हैं पर ज्यादातर स्वीट आइटम्स, मतलब ये अच्छा नहीं है। आयुर्वेद में ना आपको पता ही है ना कि सदृशा कैसे खानी चाहिए, मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। खाने के बाद हमेशा वो जो टेस्ट होना चाहिए वो कषाय रस का, हम फॉलो नहीं करते, हमेशा खाने के बाद कुछ मीठा खोजते, मैं खुद खोजती हूँ, पर आयुर्वेद बताता है ये गलत है। मधुर जो रस है वो पहले होना चाहिए, जैसे कि चावल, शीर वगैरह, ठीक है। तो डेजर्ट्स अगर आपको नहीं लेना है पहले, तो आप डेजर्ट्स अवॉइड करिए। अगर आपको बहुत मन करता है तो ठीक है, वंस इन ए वाइल, बट हमेशा मत खाइए। कर्ड रात में नहीं खाना है, आपको पता ही है, और उस ऋतु में भी नहीं खाना है जहाँ पे वर्जित है। और कैफीन, टी, कॉफी, अल्कोहल, टोबाको, स्मोकिंग वगैरह इत्यादि नहीं करना है। फ्रूट जूसेस वगैरह, सूप्स, वो सब खाइए। और कुकिंग के लिए नॉन स्टिक के बर्तन, ये मेरा स्पेशल फेवरेट है। आप सब एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक के बर्तन अगर खुद भी यूज करें, सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है, सबके लिए है। उसमें टेफ्लॉन का कोटिंग रहता है और वो कार्सिनोजेनिक होता है, समझते हैं कार्सिनोजेनिक, जिससे कैंसर होता है। इसमें पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन ये कंपाउंड रहता है, जैसे ही आप उस पे खाना बनाते हो ना, वो उस खाने में लीच हो जाता है। एल्यूमिनियम में भी एल्यूमिनियम लीच हो जाता है। तो जैसे ही ऑयल के साथ खाना मसाला मिक्स होता है और वो बर्तन में, वो उसकी जो काली परत होती है टेफ्लॉन कोटिंग, उससे वो लीच होता है उस कुकवेयर से, उस वेसल से, और फिर वो एक बन जाता है PDAOA, ठीक है, पर फ्लोरोऑक्टेनोइक एसिड का बन जाता है सोर्स। और ये बहुत बहुत सारे रोग, कैंसर बनाने में इसका कोई मतलब फेल नहीं, ये बहुत ही बुरा है, ठीक है। तो नॉन स्टिक के बर्तनों में आज से बंद, मैंने बोला इसलिए नहीं, 100 and thousands ऑफ रिसर्च स्टडीज है, केस स्टडीज है। प्लीज नॉन स्टिक का तवा, कढ़ाई, कुकर आज ही फेंक दो। पैसे के बारे में मत सोचो बहनों भाइयों, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, पैसे से ज्यादा आप इंपॉर्टेंट हो। आप हॉस्पिटल में जाओगे, आपको तो तकलीफ होगी, पर साथ में घर वालों का सोचो। सारे नॉनस्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, सिलिकॉन के बर्तन और एल्यूमिनियम के बर्तन आज ही उठा के फेंक दो। कितना भी पैसे का नुकसान हो वो फेंको। क्या इस्तेमाल करो? आयरन की कढ़ाई, फिर स्टेनलेस स्टील, अगर आयरन नहीं जमता आपको, स्टेनलेस स्टील यूज करिए, ग्लासवेयर, कांच की चीजें यूज करिए, और फिर बहुत तो अच्छा पुराने जमाने में चले जाइए, मिट्टी के बर्तन यूज करिए, है ना, वो सेफ होते हैं। नॉन स्टिक के इतने इतने बुरे है ना, वो देखिए यहाँ पे कम लिखा गया, ये जो टेफ्लॉन क्या क्या करता है, देखिए क्या लिखा है। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन में जो आप देख नहीं, देखिए ये लाइन देखिए, पर फ्लोरोऑक्टेनोइक एसिड जो बनाता है वो क्या करता है, थायराइड, इनफर्टिलिटी बनाता है, ऑर्गन डैमेज। आजकल इतने किडनी पेशेंट्स आते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब किडनी फेलियर, लीवर फेलियर कॉमन हो गया है। थायराइड के ट्यूमर्स, कितना बड़ा बड़ा गला लेके आते हैं। फिर डेवलपमेंटल प्रोग्राम, आप ऑटिज्म बच्चों में, ADHD हो सकता है आपके परिवार में नहीं, पर आप आसपास में देखे होंगे ना बच्चों में जो मानसिक तौर पे उतने डेवलप्ड नहीं है, शारीरिक ग्रोथ नहीं है। ये सब कहाँ से आ रहा है? माओ के पेट में जब वो थे, वो सब उधर से वो जो केमिकल्स घुस रहे थे प्लेसेंटा से, तो ये PFC रिलेटेड जो है प्लास्टिक्स में पाए जाते हैं ना, प्लास्टिक्स, टेफ्लॉन, ये सब कोटिंग में, ये फेंक दीजिए। कभी गर्म मत कीजिए खाना उस पे। एक तो खाना गर्म करना निषिद्ध है आयुर्वेद में, पर अगर आप गर्म कर लेते हैं ना, स्टेनलेस स्टील, कांच, इन सब का इस्तेमाल कीजिए, या मिट्टी के बर्तन। रीहीटिंग ऑफ फूड अवॉइड करना इसलिए बताया गया, एक तो उसमें जो प्राणिक एनर्जी, हमारी भगवत गीता में जो सात्विक फूड के डेफिनेशन में, क्योंकि प्राणा होना चाहिए ना, फूड जो 3 घंटा तक रहता है उसमें ही वो प्राण शक्ति रहती है। तो आप अपने भगवान अंदर की शिव को वो आहार समर्पित करके ले रहे हैं भोजन, तो अगर प्राण शक्ति ही नहीं बची तो वो भोजन लेने का क्या मतलब है? डेड फूड, इट्स एज गुड एज डेड फूड। और मॉडर्न मेडिकल साइंस तो ऐसे प्राण शक्ति देखी नहीं जाती, तो वो बोलते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कम हो जाती है फूड में, जो कि अगर हम फूड पुराने खाने को गर्म करके दे रहे हैं और उसमें केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, जो कि फूड पॉइजनिंग और बहुत सारे
फूड बॉर्न डिजीजेस के लिए, जैसे कि पेट में दर्द, डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कोलाइटिस, और कितने डिजीज के नाम बोलूं बताइए, वो सब होता है। तो मुख्यतः मेरा यही था मैसेज देना कि आप ईट फ्रेश, ईट लोकल, ईट सीजनल और ईट अकॉर्डिंग टू योर एपेटाइट। आपको जब भूख लगे तब खाइए, जैसा आपके मन को भाए वैसा खाइए। गुस्से में, स्ट्रेस में, टेंशन में मत खाइए। रोना आ रहा है, पति पत्नी झगड़ा कर लिए, किसी ने बोल दिया, तब मत खाइए। कुछ देर नहीं खाने से कुछ नहीं होगा। उस समय थोड़ा प्राणायाम और ध्यान करके मन को शांत करिए। टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते देखते मत खाइए। बात करते करते, चलते फिरते, रोटी खा के ऑफिस मत जाइए। बैठ के एक जगह ध्यान करके, भोजन को अपने इष्ट देव को समर्पित करके, 2-4 जो भी आपने गुरु ने मंत्र सिखाया, नहीं सिखाया तो अन्नपूर्णा देवी के मंत्र है, इष्ट देव का मंत्र है, वो पाठ करके, फूड को चार्ज करके प्लीज उसको लीजिए। आप देखिएगा अपने शरीर में मिराकुलस रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहा है बिना कोई दवाई के। और भोजन के तुरंत या भोजन के साथ पानी का सेवन मत करिए। दाल लीजिए, छाछ लीजिए, सूप लीजिए, उस गला अगर बैठता है तो ये थोड़ा पानी लीजिए। 45 मिनट्स बाद पानी पीजिए। यही मुझे मुख्यतः बताना था। कुकिंग ऑयल का लास्ट बता देती हूँ। कुकिंग ऑयल में कौन कौन सा कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं आप, जो भी आपके लोकल में चलता है वो, जैसे सरसों, साउथ इंडिया में तिल का तेल या फिर कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, आप यूज कर सकते हैं। मूंगफली का तेल, ग्राउंडनट ऑयल, या कोई भी कच्ची घनी तेल, जो भी आप पिरो के लाते हैं कच्ची घनी शुद्ध तेल, वो आप यूज कर सकते हैं, जैसा भी आपका। बस रिफाइंड ऑयल का सेवन मत करिएगा, जो डबल प्रोसेस्ड है, रिफाइंड है। जैसे कि नाम अगर ले लूं, मैं कोई ब्रांड का नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो गलत हो जाएगा। जैसे कि सनफ्लावर ऑयल होता है, रिफाइंड होता है, मत लीजिए। राइस ब्रेन ऑयल होता है, रिफाइंड होता है, मत लीजिए। डबल रिफाइंड होता है। सोयाबीन ऑयल मत लीजिए। तो ये सब आप मत लीजिए, है ना। एडिबल सीड्स ऑयल, आप अगर सनफ्लावर ऑयल खुद पिरो के ला रहे हैं, देन यू यूज। पैकेट वाला, मैं जो बता रही हूँ ना, पैकेट वाला नहीं लेना है, वो रिफाइंड होता है, सफेद तेल जिसमें पूरी तलते हो। तो लोग बोलेंगे पूरी खाने का मन क्या क्या करूं। अगर आप मेरे से पूछे तो पूरी तो मैं सरसों तेल में तल लेती हूँ। आप जो तेल हमेशा इस्तेमाल करते हैं ना, आप उसको 2 मिनट भी छोड़ देंगे ना, 1 मिनट गैस पे, तो वो ऑटोमेटेड हो जाएगा, उसमें कोई स्मेल नहीं आती। मैदे का पूरी मत खाइए, आटे का पूरी खाइए। पूरी खाना भी है तो सरसों तेल या जो भी तेल आप बाकी कुकिंग में यूज करते हैं उसी का यूज करिए। सफेद तेल मत यूज करिए। मौली जी, जैसे आपने ये बताया कि भोजन रीहीट नहीं करना चाहिए, सपोज अगर बच गया भोजन तो उसको वो खा सकते हैं पर गर्म नहीं करना है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, मतलब देखिए, पहले तो भोजन ऐसे मात्रा में बनाना चाहिए जो बचना, मतलब कुछ दिन प्रैक्टिस से हो जाता है, नहीं बचना चाहिए। तो अगर किसी कारण बच जाता है तो आप रेफ्रिजरेट करके, क्योंकि बाहर तो रख नहीं सकते, खराब हो जाएगा। रेफ्रिजरेट करने के बाद आप उसको उस समय निकाल दीजिए, खाने के 2 घंटा पहले, 2.5 घंटा पहले, ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। आप उसको फिर से गर्म मत कीजिए जितना तक हो सके पॉसिबल। और अगर फिर भी गर्म करते हैं तो प्लीज नॉन स्टिक और प्लास्टिक, मतलब सिलिकॉन जैसे कुकवेयर्स का इस्तेमाल मत करिए। आई रिक्वेस्ट यू, गर्म भी कर लीजिए, नॉन स्टिक मत इस्तेमाल करिए। मतलब इतना कृपा करिए प्लीज, बहुत खराब है। जी, मैंने ये पूछना था, आपने बोला था फर्मेंटेड फूड को अवॉइड करना है, तो इडली भी अवॉइड करनी होती है? करे तो इडली, अच्छा रहता है। जी जी दीदी, इडली अच्छा। डोसा वो अगर अवॉइड करें, अगर हम गर्भिणी माताओं को ना दें तो बेहतर होगा। पर अगर उनको कभी खाने का मन करता है, देखिए गर्भिणी माताओं की जो फूड चॉइस है ना, वो बहुत ज्यादा फीटस के जो इंस्टिंक्ट है उससे भी डिपेंड करता है। तो अगर उनको मन करता है खुद से, तो आप उनको दे दीजिए, ऐसा एकदम से मत मना करिए।